नमस्ते। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। कुछ ही क्षणों में आज का एपिसोड नंबर 17 हम शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते नेहा दीदी। हेलो हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन है विजयादशमी, यानी कि झूठ पर सत्य की विजय। और हम प्रार्थना करेंगे श्री राम जी भगवान को कि हमारे जीवन में जो भी बुराइयां है, जो भी हमारे अवगुण हैं, उस पे हमें जीतने की शक्ति प्रदान करे। और आज का एक सुनहरा अवसर यह भी है कि हमारे पूज्य जो गुरु माँ है, गुरु माँ झवेर माँ, उनका भी आज जन्मदिन है। तो उनको हम सब की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि वे उनको दीर्घायु प्रदान करे और उनका जीवन स्वस्थ रखे। आइए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17 गुरु वंदना के साथ। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी ना नामनी हो माळाचे डोकमा नारायण नामनी हो माळाचे डोकमा खोटू बोलाय नहीं खोटू लेवाय नहीं खोटू बोलाय नहीं खोटू लेवाय नहीं अड़बू चलाय नहीं हो माळाचे डोकमा गुरुजी ना नामनी हो माळाचे डोकमा गुरुजी ना नामनी हो माळाचे डोकमा। जय गुरुदेव। आइए आज का एपिसोड नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम वो दीदी को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने कथक में शिक्षा विशारद किया हुआ है और उन्होंने एमबीए किया हुआ है अपने एजुकेशन में, एवं वे अहमदाबाद में रहते हैं और जनरल मैनेजर एचआर में है। और आइए ऐसे ही अच्छे गुरुजी के होनहार शिष्यों में से एक दीदी को बुलाने जा रहे हैं जिनका नाम है नेहा दोषी शाह। Hi, नमस्ते Pratibha. जी, वेलकम। Namaste, Pratibha. How are you? फाइन, हाउ आर यू दीदी? I'm good too. और हम दोनों बहुत ही ज्यादा लकी है कि आज विजयादशमी और गुरु माँ के जन्मदिन पे हम दोनों को उनके लिए बात करने की मौका मिल रहा है। एकदम सही दीदी। और ये गुरु जी का आशीर्वाद ही है कि हम ये सब बातें कर रहे हैं, और ये पावन दिन पे गुरु माँ को हम याद करके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं सभी की ओर से देते हैं। तो आइए दीदी, एपिसोड नंबर 17 शुरू करते हैं आपकी कथक की जर्नी के साथ। कैसे शुरू हुई आपकी कथक की जर्नी? प्रतिभा, मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं
4 साल की थी। आई वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बहुत ही छोटी थी तब से नृत्य का बहुत ज्यादा शौक था। आसपास वाले लोग मेरे पेरेंट्स को ऐसा कहा करते थे कि नेहा चलती कम है और नाचती ज्यादा है। रोड पे भी मैं हाँ। अगर चल नाचती नाचती कूदती कूदती जाऊंगी। सो मेरा हमेशा का यही था कि बस मतलब नाचना है, वो बहुत ज्यादा शौक था। और इसीलिए शायद पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं, अगर इसको इतना ज्यादा नृत्य का शौक है तो एक सही उम्र में अगर नृत्य की शिक्षा शुरू कर दी जाए तो वो राइट। आपके जो अंग होते हैं, आपका जो बेस होता है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है। मेरी बड़ी बहन ममता जिससे हम लास्ट वीक मिले, शी वॉज ऑलरेडी लर्निंग कथक। और तब तो ऐसा था कि कुछ भी नृत्य अगर सीखना है, नृत्य की अगर बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, कला क्षेत्र और श्री धरमशी भाई शाह का। तब तो वो राइट। एक ऐसा लिखा हुआ था, एक पत्थर की लकीर थी। तो मुझे आज भी याद है कि मैं 5 साल की, 4 साल कंप्लीट होते 5वां साल चल रहा था और मेरे पापा मुझे लेकर गए थे क्लास में। और तब अपना वो छोटा क्लास चलता था, तो जो साइड वाला अपना क्लास है जी। वो चला करता था। छोटे क्लास में बहुत सारी लड़कियां कर रही थी। मुझे देख के गुरुजी ने तब भी यही बोला था कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत छोटी है, तो इसको कैसे सिखाएंगे। बट देन पापा वाज लाइक सिखाओ उसे, आने दो, 1 घंटा बैठने दो, यहाँ पे देखने तो, अगर आपको ऐसा लगे तो सिखाओ। बाकी तब तो वैसे भी ऐसा नहीं था कि ये क्लासेस वो क्लासेस ट्यूशन कहीं पे जाना आना, वो सब बहुत लिमिटेड था। तो तब मैंने सबसे पहली बार नृत्य शुरू किया। तब मुझे ये भी याद है कि उपेंद्र भाई वो तबला बजाया करते थे। मेरे ओके। पहले दिन मुझे याद है कि उपेंद्र भाई तबले पे बैठे थे और गुरुजी ने सबसे पहला अपना जो होता है वो नमस्कार सिखाया था। जो हम पहले नमस्कार से नृत्य की सबसे पहला स्टेप हमेशा सबको आज तक सबसे पहला वही सिखाते राइट। हैं। तो सबसे पहला वो सिखाया था। और उसके बाद अपने पूजन के जो पहले 4 स्टेप थे, अगर तुम्हें याद है, वो 1 2 3 4 वाले, वहां से नृत्य की साधना शुरू हुई। So it was in 1983 when I have started my journey towards Kathak. तो ये ऑलमोस्ट इतना पुराना नाता है मेरा कला क्षेत्र से, गुरुजी से और कथक से। जी। वहां से शुरू हुआ। सो आपने शुरू तो बहुत यंग एज से किया, तो फिर आपका विशारद कैसे रहा और विशारद की जर्नी पूरी कब किया आपने हाँ, विशारद? हाँ, वो सही बात है। अब ऐसा हुआ कि जर्नी बहुत जल्दी शुरू की, इसलिए वो जर्नी बहुत ब्रेक के साथ चली। तब ऐसा हुआ करता था कि एग्जाम्स के लिए हर बार आयु डिसाइडेड होती है, एज। जी। प्रवेशिका पूर्ण की भी एक एज हुआ करती थी और मध्यमा पूर्ण की 14 साल कंप्लीट होना कंपलसरी था। हाँ, वो अब आज। मैंने तो 5 साल, हाँ। आज भी है, हाँ, आज भी हाँ। है। आज तो शायद मैं ऐसी हूँ कि मैं अभी नृत्य के इतने डायरेक्ट टच में नहीं हूँ, इसलिए। राइट। राइट। तो 5 साल शुरू कर दिया तो बार बार फिर मुझे एग्जाम्स के लिए ब्रेक लेने पड़ते थे। राइट। तैयारी सब कुछ होती थी बट एज की वजह से एग्जाम्स नहीं दे पाती थी। तो व्हेन आई वाज इन 9th मैंने अपना 5th स्टैंडर्ड, मतलब मध्यमा स्टैंडर्ड में थी, 9th। और उसके बाद 10th 11th 12th तीनों साइंस हो गए। और तब तो मतलब पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा, और अभी नीट वीट जैसा हुआ नहीं करता था, तो आपको मेरिट पे ही स्कोर करना है। तो राइट। 10 11 12 वो साइंस हो गए, तो उसकी वजह से छूट गया। और फिर मैं इंजीनियरिंग करने अहमदाबाद आ गई, उसकी वजह से छूट गया। तो ऑलमोस्ट मध्यमा पूर्ण के बाद मेरी नृत्य की जर्नी में 6 साल का गैप हुआ। ओ। बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी कि मतलब दो चीजों की वजह से। एक तो 6 साल का गैप था, फिर भी कभी ऐसा नहीं लगा कि 6 साल हम नृत्य से दूर थे। और दूसरा, हमारा बेस इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जब 6 साल के बाद फिर से शुरू किया, तब भी कभी ऐसा नहीं लगा कि 6 साल से दूर थे, 6 साल से कोई रियाज नहीं हुआ है, वो राइट। बिल्कुल नहीं लगा। सिर्फ नृत्य की वजह से मैंने ना डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था 12th के बाद। और फिर देयर वर 2 ऑप्शंस, या तो मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री करूं या फिर मैं भावनगर वापिस आकर ग्रेजुएशन करूं, जो इंग्लिश लिटरेचर या उसमें करूं, और उसके साथ में नृत्य की साधना फिर से शुरू कर पाऊं। और नृत्य के प्रति इतना ज्यादा लगाव था कि आई थॉट कि नहीं, तो फिर डिग्री डिप्लोमा कर लिया, काफी पढ़ लिया, पर अब मुझे साथ साथ अपना विशारद तो कंप्लीट करना ही है। इसलिए फिर मैं अहमदाबाद छोड़ के वापिस आई
और फिर मैंने मतलब ऑलमोस्ट इन 1998 आई अगेन स्टार्टेड माय जर्नी टू कथक, और मैंने 2000 के साल में 2000 में आई कंप्लीटेड माय कथक विशारद। ओके। 2000 में विशारद किया, 2001 में शिक्षा विशारद किया उसके बाद। अरे वाह। तो विशारद में आपके साथ कौन कौन थे, और वो पूरा विशारद का माहौल, क्योंकि हमारे कला क्षेत्र में विशारद पूरा एक सेलिब्रेशन जैसा होता है, और जो भी हमारे विशारद साथ विशारद के मैट्स होते हैं वो पूरी लाइफ टाइम हमारे इतने अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो सही वो बात है। कुछ हमारे साथ शेयर विश- कीजिए दीदी। विशारद वॉज लाइक अ ड्रीम फॉर एनी गर्ल हु इज राइट। अटेंडिंग कलाक्षेत्र, उनके लिए मतलब वो एक। और मेरा क्या था ना, कि मैंने बहुत छोटी थी तब से शुरू किया, तो मैंने और बहुत सारे ब्रेक के साथ शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे बैचेस के विशारद देखे हैं। मतलब राइट। मैंने माधवी बहन, हिना बहन, मनीषा बहन, उनको भी करते हुए देखा है, स्वाति बहन, सोनल बहन, उनको भी स्टेज पे जाते हुए देखा है, मणि बहन, स्वाति बहन, सोनल बहन, उन सबको भी देखा है। फिर मेरी सिस्टर का, और वो जो 90s में था, ममता, लोपा, महेंद्र भाई, उन सबको भी मैंने देखा था। हाँ। फिर हम मतलब फिर अर्चिता, बिजूर, वो सब हमसे थोड़े से आगे थे, उनका भी देखा था। एंड फॉर्चुनेटली 2000 के साल में वापस आए, इसलिए शायद आप लोगों का भी मैंने देखा था, मतलब आप और मेघा और आप सब थे। जी तो जी। इसलिए शायद कला क्षेत्र में बहुत लोग मुझे जानते भी है, अलग अलग जनरेशन के, क्योंकि मैं हर एक जनरेशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। इवन नीपा बहन का भी शरद भी मैंने देखा हुआ है। तो कहीं ना सबका मतलब एवरीवन, इवन पूर्वी राज्य गुरु, सबका विशारद में ना उस हिसाब से स्नेहल पाध्याय सबका देखा हुआ है। और अरे वो वाह। मतलब एक ऐसी डेट थी जो कभी मिस नहीं करते थे, पता होता था कि नवंबर में विशारद का यशवंत राय में प्रोग्राम होने वाला है और वो जाना ही जाना है, कुछ राइट। भी हो जाए। तो मेरे साथ विशारद में हम 5 लड़कियां थे। मैं, ऋत्वी गांधी, मेघना थी, रीटा त्रिवेदी थी, और एक पांचवे बहुत अनोखे व्यक्तित्व थे, हिमाद्री बेन। हिमाद्री बेन was someone who has started her विशारद at the age of 45 years। ओ। जो जब वो हमारे साथ थे तब वो 45 इयर्स के थे, हम लोग सब 17, 18, 20 साल के। एंड शी वाज लाइक, पर उनको नृत्य का बहुत ज्यादा शौक था, और वो अपने गुरु जी का जो भी बोले कि इट वाज हर विजडम, कि नहीं आपको अगर करना है तो मैं कराऊंगा। और मुझे याद है हम सब साथ में इतनी मेहनत करा करते थे, और गुरुजी हम पे जितनी मेहनत करते थे उतनी ही मेहनत वो हिमाद्री बहन पे ही करते थे। हाउएवर कंसीडरिंग हर एज एंड उसकी वजह से उनका थोड़ा सा अंग और वो सब थोड़ा डिफिकल्ट था, स्टेमिना भी थोड़ी सी कम थी, विच इज बट ऑब्वियस। बट देन गुरुजी को ऐसा था, और उनको बहुत ज्यादा इच्छा थी कि नहीं गुरुजी मुझे विशारद करना है कुछ भी करके। तो गुरुजी ने उसके लिए स्पेशल परमिशन लिया था अपने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से, कि ओके। अपने, अगर तुम्हें पता हो तो सिलेबस में ऐसा हुआ करता था कि क्लास में भी एग्जाम हुआ करती थी और स्टेज एग्जाम हुआ करती थी, रंगमंच दोनों का एक के। मार्किंग होता है। हाँ। हाँ, दोनों के मार्क्स होते थे, तो उनके लिए स्पेशल किया हुआ था। और हिमाद्री बेन को एग्जेम्पशन दिया था स्टेज परफॉर्मेंस में से, कि वो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं करेगी, बट क्लास में ही। तो हमने स्तुति, तराना, सब कुछ हमने क्लास में ही उनके साथ किया था। तो हम 5 लोग ऐसे थे, तो 5 में से हम 4 लोगों ने स्टेज परफॉर्मेंस किया था। पर जो सबसे बड़ी बात थी, जहाँ पे गुरुजी का, मैं बोलूंगी कि जो सबसे बड़ा मुझे उनका परिचय हुआ, या सबसे बड़े उनकी दिलदारी का एक्सपीरियंस हुआ था, वो हमारे साथ जो रीटा नाम की लड़की थी उसके लिए था, प्रतिमा। अब रीटा बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियली वेरी वेरी मच नीडी फैमिली। उसके फादर बहुत छोटी एज में पास्ड अवे, एंड आफ्टर दैट शी वाज एकेडमिकली आल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग। तो वो गुरुजी को बहुत पहले से पता था, उनके फैमिली वाले सब गुरुजी को पहले से जानते थे। मुझे याद है उसकी मदर गुरुजी के पास लेकर आई थी रीटा को, और बोला था कि गुरुजी आप इसका कुछ करो, ये पढ़ने में तो कुछ करेगी नहीं, आप इसका कुछ लाइफ इसकी बना दो, ऐसा करके। और गुरुजी ने बहुत छोटी सी तब से उसको, मैं बोलूं कि बेटी की तरह फिर उसको सारी अपॉर्चुनिटीज दी। अ, उसके विशारद का ऑलमोस्ट सारा खर्चा गुरुजी ने उठाया था, जो मुझे याद है। गुरुजी कभी इस सब बारे में बोलेंगे नहीं, मुझे पता था कि फाइनेंशियली दे वर नॉट, हाँ, उनके मुंह से कभी ये सारी चीजें निकलेगी नहीं। उसकी फीस माफ की थी गुरुजी ने, मतलब कला क्षेत्र की माफ की होगी या वो खुद भर रहे होंगे पता नहीं, बट उसकी फीस माफ की थी। उसका विशारद का काफी सारा खर्चा, क्योंकि
तब तो अपने ड्रेसिंग का भी खर्चा हुआ करता, सब कुछ अपने पे ही हुआ करता था ना, हम ही लोग तो सब करते हाँ थे ऐसा। हाँ हाँ, तो थोड़ा थोड़ा हम सब ने किया, बट देन गुरुजी ने उसको इतने अच्छे से एकदम बेटी की तरह ही सब कुछ आगे किया उसका। वही उसके पेरेंट्स थे। इनफैक्ट विशारद होने के बाद गुरुजी ने उसको कला क्षेत्र में जॉब भी दिलवाई थी, महुआ में जो अपने क्लासेस चलते थे जी हाँ। अ, जिले पे। सो कला मैं वो और शायद जिगर भाई वो दोनों महुआ में क्लासेस लेने भी जाया करते थे साथ में। राइट तो राइट। ऐसे सब इंसिडेंट से हमारा पूरा विशारद खत्म हुआ था, और विशारद की जो सबसे यादगार बात थी वो था अपना रियाज, जिसके कोई आवर्स फिक्स ही नहीं हुआ करते थे। एकदम अभी अभी ऐसा है प्रतिभा, हम जब ऑफिस जाते हैं, हमें कोई भी नया बंदा ज्वाइन होता है ना, वो ऑफिस में ऐसा पूछता है कि आपका टाइमिंग क्या होता है, व्हाट इज अवर वर्किंग आवर्स। तो हम लोग बोलते हैं कि 9:30 ऑनवर्ड्स, मतलब 9:30 आना फिक्स है, घर जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, 9:30 ऑनवर्ड्स, फिर शाम को 6:30 भी बनते हैं, 7 भी बनते हैं। सेम ऐसा होता था अपने कला क्षेत्र में। आज के जैसा नहीं है कि 1 आवर के इतने पैसे, 1 घंटे के ऊपर 5 मिनट भी नहीं, 1 घंटे के ऊपर ऐसा, नॉट लाइक दैट। हम लोग सुबह 7 बजे क्लासेस पहुंच जाया करते थे, और फिर 10:30 11, कभी गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला है कि आपके टाइम खत्म हो गया। हम लोग थक के फिर बोलते थे कि अब गुरुजी बस, अब आगे नहीं होगा। इवन और फिर गुरुजी बीच अपने में वो ब्रेक। क्लास की चाबी भी गुरुजी हमें दे देते थे कि अगर मैं नहीं आ पाऊँ वो टाइम पे भी अगर आपको आना है तो भी आओ। एग्जैक्टली, एक चाबी हमारे पास रहती थी क्लास की, कि आप लोग खोल के घुंघरू उंगरू पहन लेना, तो शार्प 7:15 बजे फिर हम क्लास शुरू कर पाए ऐसा करके। राइट और फिर वो बीच में ब्रेक लेके गुरुजी से परमिशन लेके सामने इडली वाले के वहां इडली खाने जाना। राइट वो राइट। मतलब इट वाज लाइक अ सेकंड होम फॉर अस। कला क्षेत्र वाज लाइक सेकंड होम फॉर अस। घर से ज्यादा हम कला क्षेत्र में रहा करते थे, घर से ज्यादा प्यार शायद हम कला क्षेत्र से करते थे। और आई थिंक आज तक अपना कला क्षेत्र एक ही ऐसी संस्था है कि जहाँ पे टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है। आप एकदम आओ, फिर आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसा नहीं है कि आपको अर्ली बेसिस पे सिखाया जाएगा। हो सकता है दूसरे भी ऐसी संस्थाएं होगी, पर अपने कला क्षेत्र के बारे में तो मुझे पता है कि जी वो जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि अवरली बेसिस पे आपको सिखाया जाए। सो दैट्स हाँ दैट्स द वे। बहुत अच्छे से विशारद हुआ, और उसके इमीडिएटली बाहर बहुत अच्छे से शिक्षा विशारद भी हुआ, और विशारद में हम सब ने फर्स्ट क्लास से क्लियर किया था। बेस इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि मार्क काटने का तो सवाल ही नहीं हुआ करता था, ऐसा था कोई एग्जामिनर के लिए। सो राइट probably that's the way we cleared our शिक्षा विशारद, राइट। विशारद एंड शिक्षा विशारद। शिक्षा की शरद मुझे भी याद है दीदी, क्योंकि आप जो लेसन लेने आते थे उसमें हम भी थोड़ा पार्टिसिपेट करते थे। एग्जैक्टली, आई थिंक आपका मेघा का आप सबके कुछ पाठ हमने भी लिए हुए हैं। जी हाँ शिक्षा विशारद में हम जब थे तब शायद आप लोग विशारद प्रथम में या ऐसे हुआ करते थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट जी आप और मेघा भी थी साथ में, जी। आप मैं लोग 3 4 लोग। हाँ गुंजन। हाँ हाँ, गुंजन, करेक्ट, आप हाँ सब साथ। जी और अगेन इसके साथ मेरी एक और याद जुड़ी हुई है गुरुजी की। जी गुरुजी के पास एक और दृष्टि थी कि वो लोगों को समझ लेते थे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस क्या है। हाँ जो आज हमें इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, which is very important point for all of us to understand the strength and weaknesses of your person, your employee. तो राइट सेम भी गुरुजी के पास भी वो एक दृष्टि थी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, वो समझ लेते थे। उनको पता था कि मेरी थियरी बहुत स्ट्रांग है, मतलब आई वॉज ऑलवेज गुड इन थियरी, मतलब मुझे थियरी में और मैथ्स अच्छा था, तो मतलब अपने नोटेशन में भी मेरी क्लैरिटी ज्यादा थी, कुछ भी नोटेशन हो मुझे उसमें कभी तकलीफ नहीं हुआ करती थी। और आप लोगों के बैच में आई थिंक मुझे जो याद है, एक अपना आड़ बियाड़ कुआड़ हुआ करता था। आड़ हाँ बियाड़ एक नोटेशन हुआ करता था, which considered to be a little difficult one। हाँ आड़ बियाड़ को टेक्निकल समझना करना और पड़ता है उसको। हाँ मैथ हाँ, मैथ जैसा थोड़ा उसमें अच्छे से दिमाग एग्जैक्टली, लगाना थोड़ा हाँ, पड़ता थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो गुरुजी ने तब मुझे ऐसा बोला था कि नेहा, मैं तुम्हें सबसे डिफिकल्ट पाठ देने वाला हूँ, कि तुम्हें आड़ बियाड़ कुआड़ इन लड़कियों को सिखाना है। अगर वो तुमने इन लड़कियों को सिखा दिया ठीक से, तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा शिक्षा विशारद सफल हुआ। है। एंड वी यूज टू टेक दैट एज अ चैलेंज कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो करना ही है।
मतलब गुरुजी ने बोल दिया मतलब ब्रह्म वाक्य हो गया, कुछ भी हो जाए फिर वो करना ही है। और उसके पीछे हम मेहनत करके हम फिर आरबीआर को, मुझे याद है वो सारे पार्ट, बहुत सारे पार्ट लिया करते थे, पर वो आरबीआर पार्ट मुझे ज्यादा याद है क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था समझाना। पर राइट वो राइट। बहुत अच्छे से हम समझा पाए थे, हम वो पार्ट क्लियर कर पाए थे। और शायद उसमें भी मैं वही बोलती हूँ कि शायद हम हमारा खुद पे भरोसा नहीं था, बट इट वॉज गुरुजी's कॉन्फिडेंस ऑन अस, कि जिसकी वजह से हम वो अच्छे से कर पाए थे। सो इट वॉज गुरुजी हु कुड अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन और उसको उस हिसाब से काम दिया करते थे। एकदम सही दीदी। तो आपका कथक का भले जर्नी अभी चल नहीं रहा है, बट आपका जो एज ए एचआर जनरल मैनेजर आप कथक को कैसे रिलेट करते हो? That's the, I mean, I would like to share that thing with you, Pratibha. That's really a good question. थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली मैं कथक में अपना करियर आगे नहीं ले जा पाई। प्रोबेबली आई हैड नॉट चोजन दैट एज माय करियर, शायद सोचती तो हो राइट। पाता, और बट आप मैं बहुत अच्छा कर पाते वो मैं गारंटी के साथ देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है आपको परफॉर्म करते हुए। तो आई आई कैन श्योरली गारंटी दैट आप अगर कथक कंटिन्यू करते तो बहुत अच्छा नाम करते उसमें भी। बट आप जो अभी आई भी करते हो, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसके साथ रिलेट कैसे करे वही हमें जानना था कि दीदी ने आई कथक जस्ट छोड़ा विश ये क्या आई कर। वुड हैव डन दैट, पर प्रोबेबली तब शायद इतना फोकस नहीं था, और तब शायद कथक नृत्य में करियर बनाना इतना आसान भी नहीं था, जो आज भी नहीं है। आई वुड से इन दैट वे कि आज भी किसी भी आर्ट के एरिया में करियर बनाना, करियर मीन्स when you compare it with earning and other things, one thing is your satisfaction. राइट Satisfaction you would get immense satisfaction, but when it comes to earning and other things, the financial independence, it is little difficult. वो हम सब अग्री करते हैं कि it's not that easy. आज भी लोगों में वो ओपननेस नहीं है। तुम तो इतनी सक्सेसफुल मतलब गुरु हो, इतना इतने सारे क्लासेस चलाती हो, फिर भी मतलब तुम्हें ये ज्यादा पता है कि इट्स नॉट इजी टू एस्टेब्लिश योर सेल्फ राइट। वहां पे जाके। तो मेरा शायद कथक से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा, पर कथक से या गुरुजी से मैंने जो जो चीजें सीखी, जो जो वैल्यूज मैंने सीखी, जो जो मैं कहूंगी गुण मैंने सीखे वहां से, वो आज तक मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे हर कदम पे काम आते हैं, हर कदम पे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इज डिसिप्लिन, जो हम लोगों ने गुरुजी से सीखा था। वी नो दैट हाउ डिसिप्लिन ही वॉज। आई मीन राइट टाइम पंक्चुअल, डिसिप्लिन। हमारे गुरुजी मेरे घर से बहुत नजदीक रहा करते थे, मैं भी विद्यानगर में रहती थी और उनका रास्ता मेरे घर से जाता था। उनके कला क्षेत्र जाने का रास्ता वो चल के मेरे घर से जाते थे। हम लोग ऐसा बोलते थे कि आप गुरुजी निकले उसके साथ, तब आप अपनी घड़ी के कांटे मैच कर सकते हो कि अच्छा गुरुजी निकले हैं तो 6:55 हुई होगी। अरे वो इतने पुंक्चुअल हुआ करते थे, राइट राइट और इतना ज्यादा वो प्रायोरिटाइजिंग करते थे चीजों को। ही अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ द थिंग्स, कि अभी विशारद आ रहा है तो इस चीज पे फोकस करना है, अभी एग्जाम आ रही है तो इस चीज पे फोकस करना है। So discipline, prioritizing, and time management. A multitasking and time management. He himself could play the tabla. He himself could do the padhant. He himself could play the लहरा, और जरूरत पड़े तो आगे आके हमको सिखाते भी। वो जो मल्टीटास्किंग का जो हुनर था, वो शायद आज कॉर्पोरेट के किसी भी प्रोफाइल की वो नींव है। आपको मल्टीटास्किंग होना है, आपको टाइम मैनेजमेंट ठीक से आना चाहिए, और आपको प्रायोरिटाइजिंग करना आना चाहिए। दिस थ्री थिंग्स, और यही तीन चीज सबसे ज्यादा मुझे आज मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में हेल्पफुल हो रही है, सबसे ज्यादा। और उसी की वजह से आज भी जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है ना, आई थिंक यू एंड ऑल गुरु भगिनी वुड एग्री विद दैट, कि आज कोई भी अपने को टाइम देता है ना कि हाँ ठीक है शाम को 7 बजे वहां पे पहुंचना है, हम सब 6:55 को वहां पे पहुंच गए होंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 7:05 करेगा, मतलब वो अपने दिमाग में वो घड़ी के कांटे सेट हो गए हैं। हमेशा हम लोग पहले ही होते हैं, एंड वी हैड टू वेट, वहां पे जाके बाकी सब आएंगे तब तक हमें वेट करना है ना, और हम सब पहले तैयार होके पहुंच जाएंगे। तो सेम वे आज भी मेरे ऑफिस में भी ऐसा होता है कि भले ही मेरा टाइम 9:30 का है, आई यूज टू रीच ऑफिस 10 minutes बिफोर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई गेट लॉट ऑफ टाइम टू प्रायोरिटाइज माई थिंग। मैं पूरे दिन का प्लानिंग कर सकती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है, कौन सी जरूरी चीज है, कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है।
सो वो सारी चीजें उस और वो गुण हमने सबसे पहले गुरुजी से सीखा है. सही सो दैट्स वन एरिया विच आई वुड नेवर से, वो जो डिसिप्लिन, टाइम पंक्चुअलिटी, वो सब जो गुरुजी से सीखा है हमने, वो मेरी कॉर्पोरेट लाइफ में आज भी मुझे इतना हेल्पफुल हो रहा है. दूसरी चीज जो आज भी अपने लाइफ में यूजफुल हो रही है, वो है एस्थेटिक सेंस. क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, वो हमें दिख जाता है, समझ में आ जाता है. और हम वो कहने से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि सही बोलना भी हमने गुरुजी से ही सीखा है कि कुछ भी, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगती है, हमें नहीं अच्छी लगती है. फिर कोई कितना भी अच्छा करता हो, बट वो अगर ताल में नहीं है, तो हम कुछ भी करके ताली नहीं बजा सकते उस चीज में. अगर वो चीज कुछ भी कर ले, वो नहीं होता है इतने सालों में. ताली बजाने के लिए, दिखावे के लिए भी नहीं। नहीं कर सकते, वो दिखावा अपने से होता ही नहीं है. कला क्षेत्र की किसी भी लड़की से वो दिखावा नहीं होगा कभी भी, वो मुझे पता है. तो वो जो एस्थेटिक सेंस है, आज भी हमारी ऑफिस में कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है, कुछ भी इवेंट होता है, सो यूजुअली माय ओपिनियन मैटर्स, बिकॉज आई नो व्हाट लुक्स गुड, व्हाट वुड नॉट लुक गुड. स्टेज पे कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी लगेगी, स्टेज खाली नहीं रहना चाहिए, पूरा स्टेज कवर होना चाहिए. वो सारी चीजें कॉर्पोरेट लाइफ में भी इतना ही मैटर करती है. इवन एक छोटा सा डेटा भी हम अगर बना रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, हमने सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन सीखा हुआ है नृत्य में. क्या सिंपल से अगर अपने पलटे हम कर रहे हैं या तत्कार कर रहे हैं, तो उसको भी प्रॉपरली प्रेजेंट करना जरूरी है. तो सेम वे हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में भी वही है. एक छोटा सा भी अगर डेटा हमने बनाया है, बट उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना इतना इंपॉर्टेंट है. आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उस पर आपका इंप्रेशन बनता है. तो ये सारी चीजें जो गुरुजी ने हमने सिखाई हुई है पहले से, वो आज भी कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी ज्यादा यूजफुल हो रही है. भले उन्होंने कभी बैठ के हम ऐसा मैनेजमेंट के लेसन नहीं सिखाए हैं, पर वही मैनेजमेंट के लेसन आज हमें, और शायद मैं इतना जल्दी ग्रो कर पाई हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में, उसका बहुत बड़ा श्रेय गुरुजी के आशीर्वाद को, गुरुजी के सिखाई हुई चीजों को जाता है. सो दैट वुड सर्टेनली से दैट. राइट राइट. और एक चीज थी कि समय के साथ बदलना, वो गुरुजी बहुत अच्छे से हमें सिखाते थे. इवन मैं दीदी एक बात करना चाहूंगी कि हमें इवन, बाकी सबको पता नहीं मुझे, बट मैं जब थी ना, तो गुरुजी अगर वो न्यूज चैनल भी देखते थे रेगुलरली, न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे अच्छे से, और फिर हमारे साथ वो भी चीजें शॉर्टली, भले 2 मिनट या 3 मिनट में शेयर कर देते थे कि ये हो रहा है दुनिया में ऐसे. इवन हमारे साथ वो स्पेलिंग भी शेयर करते थे कि ये मैंने नया वर्ड सीखा है, इसका मीनिंग ये है. ऐसे हमें स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग भी सिखाते थे. तो ऐसा नहीं कि चलो ये. जी. He used to keep himself updated. हर एक चीज में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अपडेटेड, सिर्फ नृत्य के बारे में नहीं, ओवरऑल जनरल नॉलेज में भी, आसपास क्या चल रहा है, हर एक चीज में ही यूज टू. वो सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे, 4 बजे उठ के योगा करके, देन आई रिमेम्बर कि वो 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे सुबह, और इसीलिए वो हमसे डिस्कस भी कर पाते थे. और दूसरा हमारा तो क्या होता था पता है प्रतिभा, की कथक के साथ साथ मेरा बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन फोक डांस पे भी था. फोक डांस इज वन एरिया विच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मतलब हम लोग गरबा, मतलब अपने फोक डांस का एक पूरा ग्रुप चला करते थे. श्री खोड़ीदास भाई परमार जो थे, उनके साथ हम एक ताल गलाल करके एक पूरा ग्रुप चलाया करते थे, जिसमें हम रास, टिप्पणी, प्रॉपर ट्रेडिशनल, मतलब कुछ मिक्सअप नहीं, प्रॉपर ट्रेडिशनल ऐसा एक ग्रुप चलाया करते थे. उसके बाद हमने खुद एक अपना ग्रुप शुरू किया था थंगनाट करके. इनफैक्ट यूनिवर्सिटी से हम नेशनल लेवल तक रास खेलने गए थे. हाँ, सो यूनिवर्सिटी में जीत के, फिर स्टेट लेवल पे जीत के हम नेशनल लेवल तक रास खेलने गए थे. सो फोक डांस वाज वन एरिया विच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. और इस चीज पे मेरे और गुरुजी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करते थे. इट वाज उसमें कैसा था कि गुरुजी को हमेशा ये डर लगता था कि आप लोग अगर उस साइड मुड़ जाओगे तो आपका अंग खराब होने की संभावना है. फिर वो फोक का अंग आ जाएगा, फिर वो आपका हो सकता है कि वो क्लासिकल का जो प्योर अंग चाहिए वो नहीं आएगा.
तो उनको इनिशियल डेज में ही वॉज नॉट इन फेवर कि इसमें हमें जाना चाहिए, ही वॉज नॉट इन दैट फेवर कि हमें फोक डांस में जाना चाहिए या फोक डांस करना चाहिए, ही वॉज एब्सोल्युटली नॉट इन फेवर। इस बात पे हमारे बहुत ज्यादा डिफरेंस ओपिनियन, जिसको मतभेद कहते हैं, वो हुआ करते थे। मैं कहती थी, और मेरा गुरुजी के साथ नाता भी ऐसा था कि मैं बहुत क्लियरली उनको बोल देती थी, मुझे जो लगता था मैं आई यूज टू टेल हिम कि नहीं सर ये सही है, ये सही नहीं है, हम ऐसा करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो हमारे मतभेद बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बट मनभेद कभी नहीं हुआ हम लोगों के बीच में। आज कुछ भी हो डिफरेंस, हाँ, सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैज टू बी देयर, तो ही शायद आप ग्रो कर पाओगे। राइट राइट। that's the sign of a healthy relationship। आप अपने व्यू पॉइंट लगाओगे, सामने वाला अपने व्यू पॉइंट देगा, और तो ही शायद आप ग्रो कर पाओगे, राइट। पर मनभेद कभी नहीं होता था, उसकी वजह से कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी को ऐसा हो गया कि नेहा क्या कर रही है, या मुझे कभी भी गुरुजी के लिए एक पॉइंट वन भी उनके लिए रिस्पेक्ट अपना हिला हो। बट देन स्लोली he also understood, he was quite open for all this discussion and he could understand also कि नहीं, ये भले ही फोक में फोकस कर रही है, पर वो उसकी वजह से कभी अपना क्लासिकल निग्लेक्ट नहीं कर रही है। So after that he has accepted it very openly, एकदम ओपन हैंडेडली। और फिर तो ऐसा हुआ करता था कि कई बार वो हमें कुछ स्टेप दिखाते भी थे कि नेहा ત્યાં આવો નહીં, તમે આવો દાવ करो, कोरियोग्राफी में ऐसा कुछ करो तो अच्छा लगेगा। बिकॉज ही रियलाइज कि हम लोग कुछ मिश्र नहीं कर रहे थे, वी वर डूइंग प्रॉपर ट्रेडिशनल फोक डांस, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनका सिद्धांत एक ही था कि जो भी आप करो एकदम प्योर करो, उसको है ना सब कुछ मिक्स करके उसका खिचड़ी मत बना दो। आप क्लासिकल कर रहे हो तो प्योर क्लासिकल करो, आप फोक कर रहे हो तो प्योर फोक करो, अगर आप वेस्टर्न भी कर रहे हो तो प्योर वेस्टर्न करो। ही यूज्ड टू लिसन वेस्टर्न म्यूजिक एज वेल। आपको अगर याद हो तो वो वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनते थे और उसकी भी तारीफ करते थे कि नहीं इसमें अच्छा बीट है, इसमें अच्छा रिदम है। सो दैट्स द वे। तो उस हिसाब से भले ही, पर उनका वो एडेप्टेबिलिटी था, उनका जमाने के साथ चेंज होने का एक जरिया था कि जरूरत है तो मुझे थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। दैट ही यूज्ड टू डू, और उसी वजह से आज भी हम उनको इतना मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हमें रोका नहीं, बट ऑलवेज हमें आगे बढ़ाया है, पुश किया है, मोटिवेट किया है हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए। इवन गुरुजी से हमें ये भी सीखने को मिला है कि बहुत सारे कला गुरुज होते हैं, उनको देखने का, भावनगर में हमें उनको देखने का, परफॉर्म करते हुए देखने का, सुनने का मौका मिला है। तो वो भी एक नजरिया बहुत अच्छे से हमें सिखाया है। उस बारे में कुछ शेयर कीजिए दीदी। बहुत सही बात है। इस पे मैं एक बात बताऊंगी प्रतिभा, कि गुरुजी की वजह से ही हम बहुत बड़े बड़े गुरुजनों से मिले, उनको परफॉर्म करते हुए देखा। रुदिवनी बेन है, या इलाक्षी बेन है, या मौलिक भाई है, या गीतांजलि लाल है, या बिरजू महाराज है। गुरुजी हम सबको लेकर तलगाजड़ा जाया करते थे, क्योंकि तलगाजड़ा में तब मुरारी बाबू के वहां बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आया करते थे। तो उनको वो दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से, मुझे याद है कि इट वाज लाइक अ पिकनिक फॉर अस, यहाँ से हम बस करके जाते थे, वहां पे रात देर रात प्रोग्राम्स चलते थे, और फिर सुबह वापस आते थे, एंड विदाउट फेल हम सब वो अटेंड करते थे। नीपा बेन और उनको बराबर याद होगा, हमने बहुत सारे तलगाजड़ा के प्रोग्राम साथ में अटेंड किए हुए हैं, अर्चिता, बिजू, नीपा बेन, हम सब साथ में जाया करते थे उसमें। तो गुरुजी हमें अच्छी चीजें हमेशा सामने से दिखाते थे, उनको कभी भी he used to appreciate what is good in others। जिसके पास जो अच्छा है वो हमेशा उसका अप्रिसिएशन करते थे कि नहीं इसका ये अंग अच्छा है, इसके मतलब इसके फुटवर्क बहुत अच्छा है, इसकी कोरियोग्राफी अच्छी है। ही यूज्ड टू अप्रिशिएट। इवन बड़े बड़े क्लासेस में जाना, आज अहमदाबाद अपनी कितनी सारी शिष्याओं को उन्होंने खुद अहमदाबाद भेजा था आगे सीखने के लिए, कि आप नया सीख के आप यहाँ से कुछ नया लिख रहे हो। बट एट द सेम टाइम he himself never gets impressed, जिसको बोलते हैं ना कि चकाचौंध हो जाना, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनको खुद की बनाए हुए, मतलब उनके खुद के क्लास पे, खुद की शिष्याओं पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और इतना ज्यादा उनको उस पे भरोसा था अपने काम पे,
जिसको कहते हैं उनका खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई था। तो जरूरी नहीं, मतलब लोगों की अच्छी चीजें अप्रिशिएट करना इज रियली गुड थिंग, बट वो चीजों की वजह से अपने आप को छोटा मानना, वो बिल्कुल, और वो कभी भी गुरुजी में नहीं था। भले ही एक भावनगर जैसी छोटी जगह पे रहकर एक क्लासेस चलाना और उस क्लासेस का नाम पूरी दुनिया में इतना मशहूर करना, राइट, वो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बट आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट थिंग कि ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स अदर बट ही नेवर गेट्स इम्प्रेस्ड बाय अदर्स कि ओ हो इतने बड़े आर्टिस्ट वहां पे आ रहे हैं तो मेरा क्या, मतलब ऐसा कभी उनमें नहीं आया। और वो चीज शायद हम सबको भी आज सीखने की जरूरत है। दूसरों का राइट, हम अच्छा देखकर उसको अप्रिशिएट करें, वो जरूरी है, बट उससे एकदम चकाचौंध हो जाए और अपना भूल के हम फिर उसके पीछे जाने लगे, वो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो कभी भी जरूरत नहीं है उस चीज की। लोगों का अच्छा आप ले लो, पर आप खुद का भूल के उसके पीछे जाने लगो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। उसमें आप अपना खुद का वजूद मिटा दे रहे हो। एकदम सही, So that's also one area which I would always say it's excellent. राइट, राइट, एक छोटी सी अगर बात तुमसे शेयर करूं प्रतिभा, श्योर, तो धर्मशी भाई का स्पेलिंग, मतलब हम नाम तो इतना ज्यादा लेते नहीं है, बट मैं इसलिए लेना चाहती हूँ कि उनके स्पेलिंग के अगर तुम वर्ड लेटर्स देखोगे, DHARMSHI, राइट, ये उनके लेटर्स है। और शायद यही लेटर्स उनकी पूरी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। व्हेन आई से डी इज डिसिप्लिन, फॉर मी डी इज डिसिप्लिन, राइट, ही इज द पर्सन हु इज मैन ऑफ डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन से ज्यादा उनके साथ, तुम्हें पता है ना कि अपना क्लास, अपने विशारद का टाइम 8 बजे का या 9 बजे का रात को हुआ हाँ, करता था, हाँ, एंड हाँ, 9 इज 9। फिर अगर चीफ गेस्ट भी नहीं आए हो तो भी अपना प्रोग्राम शुरू हो जाता था, वो तो है, हाँ, हाँ, एकदम सही, कुछ भी हो जाए। और उसमें एक बहुत फनी इवेंट मुझे आज भी याद है। किस कौन सा विषय था वो मुझे याद नहीं है, बट 9 बज गए, अपना प्रोग्राम गुरुजी ने तो शुरू कर दिया, कोई आए नहीं आए डजंट मैटर। यशवंत राय में अपना प्रोग्राम हुआ करता था, और तुम्हें याद हो तो गुरुजी दरवाजे के पास सबसे पहले बैठा करते थे, वहीं हाँ, से। हाँ, क्योंकि और चीज जो उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि एक बार कार्यक्रम शुरू हो जाए फिर आगे से कोई जाए, कोई बीच में नहीं जरा जाए, हाँ, कोई बीच में नहीं, छोटे वो बच्चे बहुत भी अच्छा, नहीं, बड़े उनको, बहुत ही गुस्सा आ जाता था हमको। और मुझे याद है प्रोग्राम शुरू हुआ, और जी, उसके बाद तब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भावनगर के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो हाँ, 2 मिनट लेट थे, 2 से 3 मिनट वो लेट थे। और उन्होंने वो दरवाजा खोला और ऐसे झुक के, पता है हम लोग ऐसे झुक के आया करते थे कि अपना सिर बीच में ना आए, ऐसा हाँ, करके, तो राइट, झुक के वो अंदर आने लगे। धर्मशी भाई वहीं पे बैठे हुए थे, उनका ध्यान एकदम स्टेज पे था, कोई आएगा वो तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे जोर से उनका हाथ पकड़ के खींच के, उनको पता भी नहीं है कि वहां पे कौन था। नीपा ने नाम लिखा है जो बहुत सही है, मैं हाँ, नाम नहीं लेना चाहती नहीं कि शायद पट में नहीं बोले, नहीं बोली। एकदम हाथ खींच के उनको गले से दबोच के, जैसे कहते हैं, बिठा दिया अपने पास, बैठ जाइए यहीं से। उनको राइट, कोई अंदाजा भी नहीं कि कौन था वहां पे, बट उनके लिए डिसिप्लिन वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जी, जी, मतलब कोई भी हो, फिर वो राजा हो या रंग, डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करना चाहिए। सो दैट वॉज ही, सो दैट्स आई वुड से डी फॉर डिसिप्लिन, दैट इज फॉर हिम, राइट। H, we all know that how honest he was. जी, H I would define as honest. Honesty में no one can touch him. I mean, एकदम सही, he was the synonym of honesty, I would say. मतलब हर एक चीज में उसके बारे में मुझे कुछ आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। A, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एडेप्टेबिलिटी, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करना और उसको एडप्ट करना, दैट वाज वन वैल्यू व्हाट ही वाज सेइंग, वन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच ही वाज हैविंग। जैसे मैंने अभी बताया कि फोक डांस को भी एडप्ट कर लिया, लग्नोत्सव वाज हिज आइडिया, जो पूरा फोक डांस और इसका फ्यूजन था, राइट। सो आई वुड से ए, सो DHAR, आई वुड से रिसोर्सफुल। ओ, उनका नेटवर्किंग इतना ज्यादा था, मतलब हर एक जगह पे उनको लोग पहचानते थे,
उनके पास हर एक चीज का रिसोर्सेज अवेलेबल था, राइट। मुझे याद है कि आज किसी भी अपने कला क्षेत्र की विद्यार्थिनी को कहीं पे भी एग्जामिनर की ओर जाना होता था, फिर वो पूरे इंडिया की कोई भी जगह हो, वहां पे उनका कोई ना कोई पहचान वाला तो होगा ही होगा। और अपनी विद्यार्थिनी को कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरी बीच में ही स्नेहल से बात हुई थी, तो मुझे स्नेहल को एक बार एज अ एग्जामिनर भूज में जाना था। और भूज ऐसा एरिया था कि जहाँ पे कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और स्नेहल ने फिर गुरुजी से ये बात की कि मुझे ऐसे वहां पे जाना है। और फिर गुरुजी ने बोला कि अरे अरे तू परेशान क्यों, और ये वहां पे अपनी आरती है ना, क्लास चलाती है सोमपुरा, अपने जो आई थिंक यू हैड ऑलरेडी स्वातिबेन सोमपुरा। हाँ, तो कि वो है ना, मैं फोन कर दूंगा ना, एंड ही मेक श्योर वो खुद फोन करेंगे, बोलेंगे कि जो जो हमारी दिक्री આવવાની છે ध्यान रखजे। एंड सबके लिए आज गुरुजी का फोन आया, आज मेरे घर भी अगर गुरुजी की वजह से कोई आ रहा है तो मेरे लिए वो भगवान से भी ज्यादा है कहीं पे भी। तो उनके रिसोर्सेज, इनफैक्ट अपने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय में भी कितने लोग उनको जानते थे। आई मीन ही हैज लॉट ऑफ पीपल हु वाज नोइंग। तो हर एक चीज के रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हो गए थे। इवन आर्टिस्ट के हिसाब से भी अगर रिसोर्सेज गिने कि हारमोनियम के लिए उनके पास 2-3 लोग अवेलेबल होंगे, सिंगिंग के लिए अवेलेबल होंगे, पढ़न के लिए तो हम सबको ही तैयार कर दिया था, मल्टीटास्किंग ही थे, हम सब भी मल्टीटास्क ही करते थे, लहरा भी बजा लेते थे, पढ़न भी करते थे। सो ही वॉज वेरी रिसोर्सफुल। उनके पास हर एक टाइप के लोग रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ करते थे, विच वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो DHARM, M I would say modest. He was very modest, एकदम विनम्र जिसको हम बोलते थे, किसी भी चीज का अभिमान नहीं हुआ करता था। मुझे नहीं पता प्रतिभा कि आपको ये पता है कि नहीं, बट कला क्षेत्र और दक्षिणामूर्ति संस्था का बहुत नजदीक का रिश्ता है। अपनी जो कला क्षेत्र की जगह थी वो भी दक्षिणामूर्ति संस्था का ही एक पार्ट थी इनिशियल। ये एपिसोड थ्रू पता चला है। हाँ, पहले और धर्म एपिसोड थ्रू पता चला है। करेक्ट। सो धर्मशी भाई कभी दक्षिणामूर्ति में पढ़े नहीं है, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट उनको दक्षिणामूर्ति से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार था। अभी कुछ साल पहले, उनके देहांत के कुछ साल पहले ही, अपने दक्षिणामूर्ति में बाहर एक बाल पम्राट का बहुत बड़ा हॉल है ग्राउंड में, जहां पे अभी हम सारे प्रोग्राम्स किया करते हैं। उस पूरी जगह की रिनोवेशन की बात चल रही थी। वो पूरा एरिया रिनोवेट करना था, वो स्टेज अच्छे से पूरा रिनोवेट करना था, और उसके लिए ऑफकोर्स डोनेशन और लोगों से वो सब बात चल रहा था। और धर्मशी भाई ने दक्षिणामूर्ति के ट्रस्टियों को एक बार फोन करके बोला था कि मुझे भी थोड़ा बहुत इसमें डोनेशन देना है ऐसा। लोगों ने बोला ठीक है, आप जैसे भी बोलो, आप जब बोलो हम आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए, और ऐसा करके। और व्हेन धर्मशी भाई हैज अनफोल्डेड द फिगर कि कितना देना है, थोड़ा बहुत सबको होगा, सब लोग कर रहे थे, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 11,000, 1 लाख, अपने अपने लेवल के हिसाब से सब लोग दे रहे थे, और जरूरत थी, सब लोग हम एक्सेप्ट कर रहे थे। फिर धर्मशी भाई ने धीरे से बोला गुरुजी ने कि मुझे 21 लाख का डोनेशन देना, 21 लाख। आज गुरुजी के लिए 21 लाख, यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब आई वुड से दैट कि वो शायद उनके पूरी लाइफ की काइंड ऑफ सेविंग होगी। राइट राइट, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा के लिए काम किया नहीं था, तो इतने मतलब वो, हाँ। तुम्हें तो मतलब, मेरे तो पिताजी ट्रस्टी है कला क्षेत्र में, इसलिए मुझे पता है कि वो कला क्षेत्र से कितना पैसा लिया करते थे। मतलब जिसको हम फ्री कहे, वो कितना लिया करते थे वो भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि कितनी बार कला क्षेत्र वालों को सामने से बोलना पड़ता था कि सर आप अपनी फीस थोड़ी बढ़ाओ, आप अपनी सैलरी, पर वो ऐसा कहते थे कि नहीं, मुझे क्या, कहाँ ज्यादा पैसे की जरूरत है। एंड विथ ऑल द सपोर्ट ऑफ गुरु माँ, क्योंकि जितना गुरु जी ने सेक्रीफाइस किया है, उससे कई ज्यादा उनके लिए गुरु माँ ने सेक्रीफाइस किया है हर एक चीज लाइफ। राइट, एकदम सही। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इस काम होना। तो वो इतने मोडेस्ट थे कि ये 21 लाख जितनी बड़ी रकम उन्होंने डोनेशन दी, पर उनको कभी भी ऐसा नहीं था कि उनका नाम कहीं पे आए, कि उनका मतलब ऐसा कि कहीं पे ऐसा पता चले नहीं नहीं ये धर्मशी भाई ने बताया है, उन्होंने किया है।
बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। आज बहुत कम लोगों में, आज लोग कुछ दे या ना दे, अपने नाम की अभिलाषा सबको होती है कि होता नाम है। आना चाहिए। हाँ, नाम आना चाहिए। एक छोटे से इंटरव्यू के लिए भी मेरा नाम 10 जगह छपना हाँ। चाहिए तो मेरा नाम आना। So that was her modesty, her simplicity, I would say in that way. So DHARM S जिसके लिए हमने अभी बात की कि his self respect, his self esteem, which is very high. मतलब कभी भी अपने को छोटा नहीं माना, अपनी किसी विद्यार्थिनी या विद्यार्थी को छोटा नहीं माना है उन्होंने। मतलब बहुत ही अच्छे से कि लोग जो भी करें, वी हैव अवर ओन स्पेस, वी हैव अवर ओन एग्जिस्टेंस, और हम किसी से छोटे नहीं है। और आज भी वही सेल्फ कॉन्फिडेंस हम सब में भरा पड़ा है प्रतिभा, ऑन पर्सनल फ्रंट एज वेल एज प्रोफेशनल फ्रंट। कुछ भी हो जाए, हम कहीं पे भी अपनों को छोटा नहीं मानते, और हम ये सहन भी नहीं कर सकते कि कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करे, कोई किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कुछ बोले। सो दैट इज अगेन, सो एस आई वुड से सेल्फ कॉन्फिडेंस। So DHARMS H. H is his health. His the वाह, health and happiness, I would say. Health and happiness, जिसके लिए, जिनके लिए वो जाने जाते थे। एकदम सही। वेल At, सेड। at the age of 96, आज जमीन पे नीचे ऐसे पलट लगा के बैठना, पलोठी वाल के जिसको हम बोलते हैं, जो आज हम में से काफी लोग नहीं कर सकते इस एज पे भी। और खड़े होते टाइम हाथ के सपोर्ट की भी जिसको जरूरत ना पड़े, मतलब एक ऐसे खड़े हो जाना, मतलब हिज हेल्थ इज समथिंग विच इज अनकम्पेरेबल। उनके देहांत के मुझे जो याद है कि आई थिंक इट वॉज फ्राइडे उनका जो देहांत हुआ था। आई मे नॉट, शायद एक दिन का गलती, बट फ्राइडे, बट जो भी दिन था, उसके अगला एक दिन छोड़ के परसों के दिन ही वॉज इन क्लास, मतलब लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि वो चीज उनको हैप्पीनेस देती थी। वो हमेशा ऐसा बोलते थे कि ये क्लास है तो मैं हूँ, इसी की वजह से, कला क्षेत्र की वजह से मैं हूँ, इसके साथ मैं जीता हूँ, ऐसा। तो हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इतना खुश हुआ करते थे वो छोटी छोटी बातों में भी। एक नई कोरियोग्राफी हमने अच्छी की, दैट वाज द बेस्ट थिंग फॉर हिम। और उनको सबसे ज्यादा शौक हुआ करता था, इतना हेल्दी रहने के बाद भी उनको सबसे ज्यादा शौक हुआ करता था मिठाई खाने का, स्वीट आई वुड से। वो पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, पर हमें ये पता है, उनको खाने में कभी भी मिठाई के बिना नहीं चलता था, कभी भी मिठाई के बिना नहीं चलता था उनको। सो मीठा, इतना स्वीट खाना उसको इतना अच्छा लगता था, और वो छोटी सी स्वीट भी उनको इतनी हैप्पीनेस देती थी, इतना हैप्पी। सो हेल्थ एंड हैप्पीनेस, दिस टू आर हिज, आई वुड से one characteristic which is very close to height. So DHARMSH and I. For me, I is inspiration. He is inspiration for all of us, and like thousands of girls like us. He is the source of inspiration. मतलब उन्होंने हमें जो दिया है, उनसे हमने जो सीखा है, उनसे हमने जो लिया है, दैट वो इंस्पिरेशन इज अनमैचेबल। मतलब ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। आज जब वो देह स्वरूप में थे तब भी, और आज जब वो हमारे साथ नहीं है तब भी, आज शायद वो इंस्पिरेशन ही है ना प्रतिभा, जो तुम्हें भी इतना अच्छा प्रोग्राम करने का, ये शिक्षा श्रृंगार चलने का विचार आया, और जिसको तुम कंटिन्यूसली से अच्छे से आगे बढ़ा पा रही हो। राइट, ये उन्हीं की प्रेरणा ही समझती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा विचार नहीं है, गुरु जी की प्रेरणा ही है जो मैं कर रही हूँ। और आपने बहुत ही अच्छे से दीदी, मतलब वेरी वेल एक्सप्लेन। ये हमने सोचा भी नहीं कि ऐसे भी हो सकता है। और हर एक चीज जो आपने आइडेंटिफाई की, चाहे वो डी है, ए है, कोई भी लेटर आपने आइडेंटिफाई किया, ट्रूली एकदम सही से आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इवन अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें हमें एक और चीज जानने को मिली है कि पंकज भाई देसाई है जिन्होंने हमें बताया है कि 1930 में गुरुजी दक्षिणामूर्ति के स्टूडेंट थे और छात्रालय में रहते थे।
ओ, जी। वो शायद हमें नहीं पता था इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था, बट यस प्रोबेबली राइट, मतलब इतने सालों पहले, ऑलमोस्ट ये 90 साल पहले की बात है दैट ही वाज राइट। द स्टूडेंट, और शायद इसी वजह से उनका दक्षिणामूर्ति से ज्यादा लगाव था, जी, बहुत और ये ज्यादा लगाव था। चीज हमें सीखने की जरूरत है कि देखो गुरुजी ने चाहे थोड़ा समय ही वो संस्था में अपनी शिक्षण या तालीम ली होगी, बट उन्होंने अपनी मातृ संस्था को लास्ट मोमेंट तक इतना रिस्पेक्ट दिया है और इतना अच्छे से जो भी उनसे हो सका वो दिया है। तो मैं सभी जो कला क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी सीखे हो, चाहे आप विशारद तक सीखे हो, शिक्षा विशारद तक सीखे हो या अलंकार तक सीखे हो, कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमने जो सीखा है शुरुआत हमारी कहाँ से हुई। चाहे हम अभी कितने भी फेमस हो गए हो, कहाँ भी हम, चाहे आउट ऑफ कंट्री भी हमारा नाम हो गया है, बट हमारी जो नींव है वो कला क्षेत्र है, तो वो कभी भूलना नहीं चाहिए। और गुरु जी से हमने जो सीखा है वो तो सही में इतना, मतलब कितना भी आप कहीं भी जाए ना वो कम पड़ेगा जो एक जगह से हमें मिला है। सबसे ज्यादा जो है ना, उन्होंने हमारा बेस इतना स्ट्रांग बनाया है ना, प्रतिभा के इतना ज्यादा, आज भी मतलब हम कभी ताल में चूक नहीं सकते, मतलब कुछ भी आप कर लो हमारा कभी ताल में चूक नहीं हो नहीं। सकती। वाई? क्योंकि हमारा बेस ही इतना स्ट्रांग है। आप मानोगे नहीं प्रतिभा, इतने सालों नृत्य से दूर रहने के बाद अभी बीच में मुझे लास्ट ईयर ऐसा ख्याल आया कि नहीं, फिर से थोड़ा सा शुरू करते हैं, कहीं पे अरे एटलीस्ट सीखते हैं, थोड़ा डिफरेंट हाँ। सीखते हैं। व्हाट इज डिफरेंट फॉर कला क्षेत्र जो हमारे समय पे था, वी वेर मोर फोकस टूवर्ड्स अकेडेमिक्स एंड लिटल लेस फोकस टूवर्ड्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग हमारा मतलब अकेडेमिक्स वी वेर वेरी क्लियर, राइट। राइट, बट लिटिल लेस फोकस टूवर्ड परफॉर्मेंस अपने टाइम पे। हाँ, अब शायद वो चीजें भी अच्छे से चेंज हो रही है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, राइट, बट वी वर क्वाइट फोकस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एकेडमिकली, और हमारा एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, राइट। राइट। हमारे बेस बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। इतने सालों बाद मैं तो बिल्कुल ही मतलब टच में नहीं रही कला क्षेत्र मतलब क्लास डांस के टच में नहीं रही। हाँ, कला क्षेत्र से कभी जुदा नहीं हुई, मतलब जब भी आज भी अगर भावनगर जाती हूँ तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम गुरु जी या गुरु माँ के से मिले बिना वापिस आए, वो तो कभी पॉसिबल नहीं है। भले ही 2 दिन के लिए गए, उनके घर पे जाना तो बनता ही है, देर राइट। इज नो, मतलब ऑल्टरनेट है ही नहीं उसमें कोई, वो तो जाना ही जाना है, दैट्स वन, जैसे अपने घर जाते हैं ऐसे वहां पे जाना। तो राइट। इतने सालों बाद मैंने फिर से सोचा कि यहाँ पे मैं सीखती हूँ। आई स्टार्टेड लर्निंग हियर किसी से। आई स्टार्टेड, मतलब नम्रता शाह करके अच्छी गुणीजन कलाकार है, मौलिक भाई की शिष्या है, मैंने सोचा कि थोड़ा अलग सीखते हैं। बट मैंने जब सीखना शुरू किया तब मैंने वही रियलाइज किया कि आज भी मेरा वो बेस इतना ही स्ट्रांग है, मतलब भले ही उनके अंग और अपने अंग अलग है, पर आज भी अपने तत्कार, अपने दुगुन चौगुन, अपने पलटे, अपना मतलब जो ताल के ऊपर जो अपनी समझ और पकड़ है, वो राइट। आज भी अपनी ही उतनी ही स्ट्रांग है। सो राइट। दैट वन थिंग वी रियलाइज टाइम एंड अगेन कि अगर आपका जी। कोर सही है, और तो ये आपने 2 साल सीखा हो या 10 साल सीखा हो, आपका बेस क्लियर होगा। और जो भी लड़की कला क्षेत्र में एक बार आकर जाती है वो हमेशा कला क्षेत्र की होकर जाती है, मतलब वो कला क्षेत्र से राइट। उनका वो कि वो हाँ। हमेशा कला क्षेत्र को अपना दूसरा कर्म। मैं कितने सारे ऐसी मेरी फ्रेंड्स है जिन्होंने विशारद खत्म नहीं किया, शिक्षा विशारद तक नहीं पहुंच पाई, नहीं राइट। किया है, किसकी प्रायोरिटीज अलग थी उसकी वजह से, बट राइट। आज भी कला क्षेत्र उनके लिए इतने ही मायने रखता है कि नहीं, मतलब हमने वहां पे सीखा, वो हमारी मतलब संस्था थी, हमने वहां पे सीखा था। राइट। सो दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दैम, जी। जी। दैट्स और इक्वली। इसी बात से एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगी दीदी, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है तो मैं फील हो रहा है तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो कला क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनके लिए दूसरे जो गुरुज के जो परफॉर्मिंग पूरा जो ग्रुप होता है, जिनको लेके वो सिर्फ परफॉर्म करते हैं, नॉट ओनली स्टूडेंट्स जो उनके पास सीखते हैं वो नहीं, बट उनका एक अलग ग्रुप होता है जिनको लेके वो परफॉर्म करते हैं। तो चाहे उनके हमारे उनके स्टूडेंट है कि नहीं, बट हमारे कला क्षेत्र के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत अच्छे से चांस दिया जाता है, चाहे कोई भी परफॉर्मिंग ग्रुप हो।
वो लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ आप कला क्षेत्र के स्टूडेंट हो तो आपके पास से हमें कुछ और पूछने की जरूरत नहीं, आप श्योरली परफॉर्मिंग आर्ट में हमारे साथ परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटी भी इजीली मिल जाती है। बहुत सही बात है। जी। और अपने कला क्षेत्र की एक दूसरी क्या चीज थी कि गुरु शिष्य की अपनी जो परंपरा है ना, वो राइट। गुरु शिष्य से ज्यादा हम एक फैमिली थे। मतलब राइट। इट्स मोर ऑफ, मतलब हम कहीं पे हमने गुरु शिष्य मतलब ऐसा देखा है, गुरु के बहुत मतलब उनके ईगो स्टेटस बहुत हाई होते हैं, और अगर हाँ। आपको उनसे सीखना है तो उनके ईगो को सेटिस्फाई करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी आप कुछ अच्छे से सीख पाओगे। जो कला क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है ये चीज। मतलब हमारे लिए तो इट्स लाइक फॉर अस, धर्मशी भाई गुरुजी वॉज अवर फादर एंड राइट। वी ऑल आर देयर डॉटर्स। राइट। मतलब वो ऐसा वो गुरु शिष्य जैसा, मतलब ऐसा उनका ईगो सेटिस्फाई करना पड़े, ईगो जैसा तो कुछ था ही नहीं उनके पास, वो इतने मोडेस्ट थे। तो इवन वो मैंने चीज नहीं है मतलब। ये भी, हाँ मैंने कुछ जगह ये भी देखा है कि लिटरली स्टूडेंट्स इतना डरते हैं अपने गुरु से कि उनके सामने हम कैसे ये बोले ये करे, नहीं कुछ बोल ही नहीं सकते। जबकि हमारे कला क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं था, हम इजीली गुरु जी को पूछ लेते थे, गुरु जी ये सम के बदले हम ये सम करें तो, या तो आप हाँ, ये हमें और सिखा दो, सिर्फ ये हमने पूछना ये नहीं मतलब। बट सीखा। हाँ। हाँ, और पूछना नहीं मतलब हम गुरु जी से ऐसे जिसको कहते हैं ना हक से कह सकते थे, हक से मांग सकते थे उस चीजों को, कि नहीं नहीं गुरु जी ऐसा नहीं, ये करना है मुझे, ये तराना नहीं वो तराना करना है, ऐसा। सो राइट। दैट इज अगेन वन थिंग। मतलब जो बहुत सारी जगहों पे मैंने ये गुरु शिष्य परंपरा में देखा है कि लिटिल डिफरेंट, पर अपने यहाँ की वो गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही अलग है, अपने कला क्षेत्र की नींव ही बहुत अलग है, उस हिसाब से बहुत गलत वो है। परंपरा अलग है। सही है और सही। आई मीन सबने ये बहुत अच्छे से रियलाइज किया हुआ है, फील किया हुआ है, जो भी कला क्षेत्र के साथ जुड़ा है वो सब ने वो बहुत अच्छे से फील किया हुआ है। राइट। ये इवन जिगर भाई याद करवा रहे हैं कि आप आपको बिलीमुरा का जो उनका परफॉर्मेंस था यूथ फेस्टिवल का, वो याद है कि नहीं? हाँ हाँ, मतलब हमने बहुत सारे परफॉर्मेंस थे। बिली मोरा में तो मैं स्पेशली पढ़ंत के लिए गई थी। मतलब मैं जो बोल रही हूँ हाँ। ना कि मल्टीटास्किंग गुरुजी अपने से कराते थे, तो स्पेशली पढ़ंत के लिए हमारे साथ वाली एक लड़की वहां पे परफॉर्म करने वाली थी, और हम स्पेशली पढ़ंत के लिए मैं उनके साथ गई थी। इसके अलावा अगर आपको याद है तो हमने गांधीनगर में एक परफॉर्मेंस किया हुआ था, स्टेज हाँ। हाँ। परफॉर्मेंस, हाँ। हाँ। गवर्नमेंट का कुछ प्रोग्राम था, और जी। उसके लिए हमने बहुत सारी नई नई आइटम्स भी उसके लिए हमने कोरियोग्राफ की थी। राइट। पुरानी आइटम्स भी पाछी लाई थी, वो आ, डीठो, वो क्या था, नावलियो मारो नावलियो नावलियो। जी। करेक्ट। और फिर वो उस मूव्स में था। आज भी आप जो करते थे वो आज भी मुझे याद है कि आप कैसे वो करते थे, क्योंकि आपका आपका दीदी नेचर भी इतना मतलब मिक्सिंग नेचर है कि हमें लगता नहीं था कि ये हमारे सीनियर है इनसे डरना चाहिए या ऐसे। इतना अच्छे से हम सबसे भी इतना प्यार से बात करते थे जैसे हमारे एज अ फ्रेंड, आप हमारे ही फ्रेंड हो ऐसे लगता था। तो आपका जो हाँ, नेचर वाइज भी आपके साथ इतने अच्छे से बात करने की मजा आता है कि हाँ दीदी से हम अच्छे से कभी भी फोन पर भी बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है। बहुत अच्छे से मतलब आज भी मैं कला क्षेत्र में जाती हूँ तो मेघा मुझे जब भी मिलती है तो इतना अच्छा लगता है, मतलब वो जैसे हम जब मिलते हैं तो एकदम गले मिल के मिलते हैं कि भाई कितने टाइम। राइट। और वो 2014 का अपना रियूनियन तो मुझे इतने अच्छे से याद है कि कितने सालों बाद हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, और वो इतना अच्छा फीलिंग कि राइट। मतलब कितने जी। लोगों को तो कितने सालों बाद देखा था ऐसा, और वो इतना अच्छा फीलिंग था, वो क्लासेस में वापस जाना, साथ में तत्कार करना, मतलब इवन वो सारी चीजें। राइट राइट, मुझे याद है कि आधा घंटा तो क्योंकि हमारा जो टाइम था उस हिसाब से सब लोग आ रहे थे, कुछ लोग थे आउट ऑफ भावनगर आउट ऑफ गुजरात रहते थे तो थोड़ा लेट आ रहे थे। तो आधा घंटा तो चिल्लाने की ही आवाज आ रही थी, आ तू ऐसे करके मिल रहे थे, रो रहे थे, खुश हो रहे थे। तो एग्जैक्टली, पूरा मतलब एकदम मेमोरेबल टाइम हो गया था कि इतने सालों के बाद मिले और इतने अच्छे से मिले कि मतलब पुरानी यादें अच्छे से ताजा हो गई थी। पूरी पुरानी याद है। मतलब और इतने सारे सीनियर, मतलब पूर्वी राज्य गुरु यूएस से आई हुई थी, मुरली भाई अपने पूरे ट्रुप को लेकर बैंगलोर से आए थे, तुषार भाई अपने
और उनके वाइफ दोनों बेंगलोर से आए हुए थे स्पेशली इसके लिए, मतलब हम सबसे मिलने के लिए। और जो लोग नहीं आ पाए थे उनको ज्यादा अफसोस हो रहा था, सब हाँ, कुछ अनएवॉइडेबल की वजह से ही नहीं आ रहे थे, राइट। सबको आना था।